हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम 75वां हिंदी दिवस मना रहे हैं और इस 75वें हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। मैं अंशिका इंगले कक्षा 12वीं से और मैं शिवी विश्वकर्मा कक्षा 12वीं से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी थी और इसी के चलते प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं वतन भी मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। इन्हीं विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 9वीं की छात्राएं हिमांशी साहू, लतांगी प्रधान और अनश्वी। वंदे हिंदी मातरम, राजभाषा मातरम, राजभाषा मातरम, वंदे हिंदी मातरम। प्रमुख कौशल या दक्षता बोलना भी होता है। इसी दक्षता से संबंधित हमारा अगला कार्यक्रम है वक्तव्य प्रतियोगिता। मेरे आज के वक्तव्य का विषय है मेरे सपनों का भारत। क्या है सपना? सपना वो है जो मैं देखती हूँ, आप देखते हैं, हम सब देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा है ये सपने वाला भारत। पता है, मैंने एक सपना देखा जो कि हिंदी में था। क्या यहाँ कोई है जो अन्य भाषा में सपने देखता है? नहीं, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, इसीलिए हम हिंदी में सपने देखते हैं। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। हम सभी देखते हैं आज के समय में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े नेता भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हमें इस भ्रष्टाचार शब्द को ही खत्म करना होगा। मेरे सपनों के भारत में सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित और ईमानदार होंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्वस्थ और शिक्षित हों। आज के समय में बाल मजदूरी फिर से बढ़ रही है। यह ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ हमारा ईमानदार होना भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे सपनों के भारत में सभी लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ धर्म या जाति ना देखते हुए मिलजुल कर रहें तो हमारी एकता बनी रहेगी। अक्सर ये कहने में आता है कि हमारे भारत ने विश्व को क्या दिया है। जो लोग ये पूछते हैं उन्हें हम बता दें कि ना भगवत गीता जैसा, ना रामायण जैसा, ना वेद पुराण जैसा ज्ञान किसी किताब में मिलेगा। ना आर्यभट्ट से पहले शून्य मिलेगा, ना रामानुजन से पहले पाई की इकाई मिलेगी, ना भास्कराचार्य से पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज मिलेगी और ना ही याज्ञवल्क्य से पहले सूरज से पृथ्वी तक की दूरी मिलेगी। ना भारतीय वास्तुकला सा कुछ महानतम है जिसके उदाहरण आपके समक्ष चार धाम हैं, और ना ही तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय मिलेगा जहाँ के एक आचार्य ने बख्तियार खिलजी की घातक बीमारी को भी ठीक कर दिया बड़ी चतुराई से, लेकिन इसी डर की वजह से उसने पूरी नालंदा में आग लगा दी। भारत सोने की चिड़िया, यह एक ऐसा नाम है जो सदियों से हमारे देश की समृद्धि तथा वैभव का प्रतीक रहा है। क्यों कहा जाता है भारत को सोने की चिड़िया? इसके पीछे कई कारण थे।
भारत में सोने, हीरे आदि अन्य कीमती धातुओं की प्रचुरता थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था। सिंचाई प्रणाली तथा कृषि तकनीकों के कारण भारत में कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता था। भारतीय शिल्पकारी तथा कला दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध थी। एक समय था जब भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के कई विकसित देशों से भी अधिक थी। मैं तो देख रहा था सपने ऐसे हिंदुस्तान का, मैं तो देख रहा था सपने ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ पर होगा आखिर एक नए इंसान का। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में काफ़ी धन संपदा मौजूद थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत के प्रति व्यक्ति की जीडीपी 1305 अमेरिकन डॉलर हुआ करती थी, जो कि उस समय में अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। एक आदर्श पुरुष क्या होता है? एक आदर्श पुरुष वही होता है जो दूसरे के जीवन में बिना अपना समय गवाए, बिना कुछ सोचे हुए मदद करे, उन्हें कठिनाई से निकाले, असत्य ना बोले और सत्य के मार्ग पे चले। ये सब किनके द्वारा किया जा सकता है? ये सब एक महान पुरुष के द्वारा किया जा सकता है, जो होते हैं संत। हम लोग के पास एक शुभ अवसर है जो हमें बापूजी के स्वर में आए हैं, उनके नीचे रहते हैं और हम लोग उनके सेवाकारी बने हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। हमें ये शुभ अवसर मिला है उन्हीं के कारण, तो हमें इन्हें व्यस्त न करना चाहिए, उनकी प्रेरणा में लगाना चाहिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी भी असत्य ना बोलना चाहिए। यह तो सभी को पता होगा कि किसी न किसी के जीवन के कोई ना कोई आदर्श होते ही हैं, और इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनने हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा दी है। वैसे ही मेरे जीवन के आदर्श भी एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए और बहुत से पदों पर, वैज्ञानिक पद, शिक्षक पद और बहुत से अन्य पदों पर अपना योगदान दिया है। आप जानते हैं वो कौन है? वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वह, आपने तो उनका नाम सुना ही होगा। वह एक अच्छे लेखक, एक सुविचार लेखक और शिक्षक, वैज्ञानिक, और उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा तो वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। इंसान अपने धन, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, अपने ज्ञान से। अब हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं कुछ स्वलिखित कविताएं। हिंदी है भारत की पहचान, हिंदी से बना यह हिंदुस्तान। जिसने भी किया इसका सम्मान, वह व्यक्ति बना बहुत महान। हिंदी है हमारी जान, हिंदी है हमारी शान, इसलिए करते हम इसका गुणगान। हिंदी है सबकी जान, फिर भी अन्य भाषा है क्यों महान। चलिए करेंगे प्रण, आज फैलाएंगे हिंदी भाषा का सम्मान। भारत ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी हो हिंदी का सम्मान। जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए रक्त की धाराएं बहाई, उन सभी शहीदों की मिलकर हम सब ने है गाथा गाई। आज भारत की सफलता की ध्वनि चारों ओर है छाई, भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आई। इन महारथियों सी अनोखी और अद्भुत वीरता न किसी ने पाई, तिरंगे में इन शहीदों के कर्ज की एक एक बूंद है समाई। भारत की आज़ादी का सपना जिन आँखों ने देखा था, उन आँखों के सामने अंग्रेज़ों ने माथा टेका था। उन सेनानियों को भूलना आसान नहीं जिन्होंने आज़ादी की कसम थी खाई, जिन वीरों ने अपने प्राण गंवाकर आज़ादी की रीत निभाई। हमने इस भूमि को अपना सब कुछ माना है और हर हाल में इसकी रक्षा करने का ठाना है। प्रत्येक भारतीय आज भी यही कहता है कि हर दिल में सिर्फ तिरंगा रहता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना कोई महान नहीं। असत्य सत्य में भेद बताए, जीवन पथ पर चलना सिखाए। गुरु है शिक्षा का सागर, देते ज्ञान सभी को बराबर। गुरु बिन जग में कोई ना दूजा, सर्वदा करते हम गुरु की पूजा। माता पिता ने यही सिखाया, गुरु बिन ज्ञान कभी ना आया। सदियों से ये पता चली आई, गुरु की महिमा सबने गाई। वन है ऐसी एक संपत्ति जो है सभी के लिए उपयोगी। वन है सबकी रक्षक, हम बने इसके संरक्षक। जहाँ पर होती हरियाली, वहाँ की धरती है निराली। जहाँ है वन, वहाँ बरसते मेघ हर क्षण।
जो काटता है वन उसका अच्छा नहीं होता मन, जो लगाता है वन उसका नहीं होता पतन। एक पेड़ में होता है जो दम, वह ना होता किसी के 10 पुत्र में। आओ हम भी पेड़ लगाकर करें ऐसा काम, धरती पुत्र कहलाएं करें जग में नाम। पेड़ हम लगाएंगे जीवन सदैव सजाएंगे, हरदम गाना गाएंगे पेड़ हम बचाएंगे। गुरु की महिमा अपरंपार, करते सबकी नैया पार। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ही है सबके सरकार। गुरु ही सबका मंगल चाहे, गुरु ही सबको राह दिखाए। शिष्य का उत्थान करा दे, उसको आत्मज्ञान दिला दे। महाकाल के काल गुरु हैं, सचमुच सामर्थ्यवान गुरु हैं। सचमुच गुरु की शरण जो आए, सहज में आत्मज्ञान वो पाए। गुरु की वाणी सबसे मधुकर, मन में लाती प्रेम समर्पण। ज्ञान का भंडार गुरु है, जीवन का ही सार गुरु है। महादेव ने यह तक बोला, गुरु शिव में भेद न होता। ज्ञान जो जीवन में लाए, वही हमारे सद्गुरु कहलाए, सद्गुरु कहलाए। हरिओम। मैं साक्षी गिरिया कक्षा 9वीं ड से आज आपके सामने मेरी स्वलिखित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक आज की नारी है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अगर माँ की आवाज़ सुन ले तो पूरा दिन खुशी खुशी बीतता है। छोटा सा घर लेकिन खुशियों का खजाना होता है। माँ घर के सभी लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। मैं मेरी माँ के बिना अपना जीवन बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सभी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। वह नारी माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती है। ऐसे ही एक छोटे से शहर में सुनीता एक साधारण सी महिला रहती थी। उसका बेटा रोहन पढ़ाई में होशियार था, परंतु लड़कियों के प्रति थोड़ा रूढ़िवादी था। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? घर संभालना ही तो उनका काम है। सुनीता मुस्कुराई और कहा, बेटा, लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करती है, समाज में सम्मान और पहचान दिलाती है और अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक कराती है। आज के समय में महिलाएं न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, परंतु साथ ही साथ ओलंपिक जैसे खेलों में भी भाग ले रही है और मेडल भी जीत रही है। यहाँ तक कि महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही है। आज की नारी एक नए युग की शुरुआत है, जहाँ वह अपने सपनों के लिए खुद को सशक्त बना रही है। घर की चार दीवारी में सिमटे रहने वाली नारी अब आसमान छू रही है। वह अबला नहीं सबला बन रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बन रही है। घर गृहस्थी के साथ साथ करियर भी संभाल रही है। आज की नारी नए भारत की नई ताकत है। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन ने सोचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अब वह सभी लड़कियों का सम्मान करता है। माँ की छोटी सी बात ने रोहन के मन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। मेरी यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि अगर हर व्यक्ति रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर आगे बढ़ता है तो शायद हमारे देश की स्थिति बदल सकती है। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो घर आगे बढ़ता है और अगर एक नारी शिक्षित होती है तो समाज आगे बढ़ता है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पाठ माता के आंचल पर आधारित है। यह कहानी मेरे बचपन की है। मैं अपने बचपन में बहुत शरारतें करता रहता था। मैं हर रोज़ अपनी माता के साथ मंदिर में जल अर्पण करने जाता था, फिर आकर अपने पिता के साथ बैठकर पूजा करता था। मैं अपनी दादी की गोद में बैठकर अनार और आम का सीखा करता था। मेरी दादी मुझे हर रोज़ एक नई कहानी सुनाया करती थी। वह कहानी मैं अपने दोस्तों को भी सुनाया करता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाता था। उस समय हमारे पास आजकल की खेल वस्तुएं नहीं थी, तो हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते थे जो हमें प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो सकती थी। जैसे हम लकड़ी और पत्थर से गिल्ली डंडा खेला करते थे और खेल कूद के बाद हम पेड़ की छांव में जाकर सो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही खेल खेल में मैं पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उतरते समय मेरा पाँव फिसल गया और मैं पेड़ से गिर गया।
मुझे बहुत चोट लग गई थी, तो मैं रोते रोते अपने घर गया और अपनी माता की गोद में जाकर रोने लगा। मेरी माँ ने मेरी पट्टी करी और मुझसे कहा कि बच्चे तो ऐसा खेल कूद में गिरते रहते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। तो मैं अपना शांत हुआ और अब मेरे दोस्त की आवाज़ आई तो मैं अपना दर्द भूलकर फिर से उसके साथ खेलने चले गया। यह थी मेरी एक बचपन की कहानी। इस कहानी से मुझे यह सार मिलता है कि हमें अपने माता पिता व दादा दादी के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और उनके अनुभव ही हमारे संपूर्ण जीवन में काम आते हैं। और हम अक्सर अपनी कठिन परिस्थितियों में डर जाते हैं, तो उन परिस्थितियों को हमें अपने माता पिता के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह ही हमारे लिए मरहम का काम करती है। धन्यवाद। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गांव का बदलता परिवेश। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कई वर्षों बाद मैं अपने नाना जी के गांव जा रही थी। पुरानी यादें मुझे बहुत खुश कर रही थी। सोचते सोचते गांव आ गया, पर यहाँ क्या, गांव का तो पूरा परिवेश ही बदला दिखाई दे रहा था। हर तरफ खुशहाली थी, पक्की सड़कें थी, रेलवे स्टेशन भी था। अरे हाँ, एक नया सुपर मॉल भी तैयार था। यहाँ सब देखते देखते हम सब घर पहुँचे। सबसे मुलाकात की। मामी जी को गोबर गैस प्लांट का उपयोग करते देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पता चला कि अधिकांश घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले दिन नाना जी के साथ खेत की ओर जाने पर कई नई जानकारी प्राप्त हुई। खेतों में बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा था। पानी के पंप लगे हुए थे जिससे सिंचाई आसानी से की जा रही थी। खेतों से लौटते समय नाना जी ने गांव में बना हुआ नया पंचायत घर, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, हर घर में शौचालय की व्यवस्था, अच्छे अंग्रेजी मीडियम विद्यालय व बिजली और पानी की अच्छी सुविधाएं की जानकारी दी। मुझे यह सब जानकर बड़ी खुशी हुई। गांव में कई तकनीकी का विकास तो हुआ है, लेकिन गांव वाले अपनी एकता और अपनापन बनाए रखे हैं और इनके मौलिक संस्कार भी, वो अपने मौलिक संस्कार से भी दूर नहीं हुए हैं। क्या शहर वालों में भी ये गांव के जैसे आदत नहीं आ सकती? क्या वह अपनापन नहीं बना सकते? तो आज हम इस हिंदी दिवस पर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपनापन बनाए रखेंगे और अगर कहीं दुर्घटना घट जाती है तो हम उसका वीडियो ना बनाकर उसकी मदद करेंगे। सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। देखिए आप लोग कितनी आसानी से बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से, कितने भाव के साथ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। स्वरचित कहानियाँ हैं, कविताएं हैं। हमें भी मतलब इस हिंदी दिवस पर ये प्रण लेना चाहिए कि हमें भी जब कुछ अच्छा लगता है, कुछ प्रेरणादायक चीज़ें हमारे सामने घटित होती है, कुछ मन में भाव आते हैं, तो उन भावों को हम किसी भी विधा के माध्यम से, ज़रूरी नहीं है कि हमको ये नहीं आता है, कविता लिखनी नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भाव मन में ना रखें। जिस भी विधा में हमको आता है, बहुत सारी विधाएं हिंदी की है ना, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, एकांकी, कविता, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, तो बहुत सारी विधाएं हैं। तो इनमें से आपको जैसे भी लगता है वैसे अपने भावों को अवश्य व्यक्त करना चाहिए। और इसी विधा में से हिंदी की एक और विधा है, वो है समाचार वाचन की विधा। ठीक है, तो इससे जो है विद्यार्थियों के अंदर एक आत्मविश्वास और संप्रेषण का कौशल जो है वो विकसित होता है। तो आदरणीय प्राचार्य दीदी के मार्गदर्शन में गुरुकुल के द्वारा एक नई पहल की जा रही है। तो ये पहल है गुरुकुल समाचार के रूप में। तो हमारे एक महीने में जो भी गतिविधियां हमारे गुरुकुल में घटित हुई है उसको हम समाचार के माध्यम से आपके सामने जो है प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। हरिओम, मैं विदुषी नागले कक्षा 11वीं से माह अगस्त और सितंबर के गुरुकुल समाचारों के साथ। तो आइए चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। गुरुकुल में अंतर विद्यालय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संपन्न, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण सत्र का सफल आयोजन, प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता में गुरुकुल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, गुरुकुल में आयोजित हुई जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। आज हमारे साक्षात्कार का विषय करियर काउंसलर फॉर हिंदी अर्थात हिंदी भाषा में करियर पर परामर्श एवं मार्गदर्शन है। आशा है कि हम इस
साक्षात्कार से बहुत कुछ सीखेंगे तथा यह साक्षात्कार हमारे भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। तो आइए हमारे अतिथियों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करते हैं। महोदया, आज करियर बनाने के लिए हिंदी को अंग्रेजी की तुलना में कमतर आंका जाता है, क्या यह बात सत्य है? नहीं, आज ये सोच पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में ऐसे कई श्रेष्ठ विकल्प विद्यमान हैं जहां आप हिंदी के सहयोग से अपना सर्वोत्कृष्ट करियर बना सकते हैं। महोदय जी, क्या आप हिंदी को लेकर उन कैरियर के नाम बता सकते हैं जहां हम अपना भविष्य संवार सकते हैं? हमें उन्हें चुनने में तथा समझने में आसानी होगी। क्या सरकारी संस्थाओं में भी अवसर प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। अन्य क्षेत्रों के भांति हिंदी में भी करियर के बहुत सारे विकल्प हैं। यदि आप विद्यार्थी अवस्था से ही हिंदी भाषा को गंभीरता से समझते लिखते हैं तो आपके लिए सूची बहुत लंबी होगी। जैसे आप हिंदी राष्ट्रभाषा अधिकारी बन सकते हैं, आप हिंदी अध्यापन कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा अधिकारी केंद्र संस्थान और कार्यालयों में आपकी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जो हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देती है। यदि आप हिंदी विषय में स्नातक है और एक विषय के रूप में आपने अंग्रेज़ी भी पढ़ी है तो आप राष्ट्रभाषा अधिकारी केंद्र संस्थान में आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थान में कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति बैंक की सभी शाखाओं में की जाती है। वे आधिकारिक दस्तावेजों का हिंदी में भी अनुवाद करते हैं। महोदय, मैं जानना चाहूँगा, क्या पत्रकारिता का मार्ग भी चुना जा सकता है? क्या हिंदी भाषी इस क्षेत्र में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं? हाँ, पत्रकारिता रोजगार का एक आकर्षक विषय है। इस समय न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्र की काफ़ी संख्या है। न्यूज़ चैनलों समाचार पत्र के अलावा भी हिंदी के न्यूज़ चैनल समाचार पत्र में हिंदी प्रतियोगियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाँ, मैंने भी हिंदी समाचार वाचकों में श्री अवधेश तिवारी जी का नाम सुना है। क्या रेडियो भी एक माध्यम हो सकता है? वहाँ भी तो प्रतिदिन समाचार आते हैं। क्या आपने रेडियो प्रस्तुतकर्ता श्री अमीन सयानी की आवाज़ सुनी है? श्री नवेद की आवाज़ से कौन परिचित नहीं है, जिन्होंने अपना करियर रेडियो जॉकी में बनाया है। इसके अतिरिक्त हिंदी समाचार वाचक भी एक विकल्प है, जहां आपने अपनी सधी हुई प्रभावशाली आवाज़ से समाचार पढ़ने होते हैं और देश विदेश की जानकारी देनी होती है। महोदया, यदि मेरी लेखन में रुचि है तो क्या मेरे लिए भी कोई विकल्प है? हिंदी फिल्मों एवं टीवी में भी हमारा भविष्य बन सकता है क्या? हाँ, इसका सही जवाब होगा क्रिएटिव राइटिंग, जिसे हम रचनात्मक लेखन भी कहते हैं। आदि क्षेत्र इसके द्वारा हम फिल्म, टीवी, वेबसाइट, पोर्टल आदि क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं। लोकप्रिय लेखन कार्य इन क्षेत्रों के बाहर रहकर भी किया जा सकता है, जिसे हम ब्लॉग लेखन कहते हैं। इसी क्रम में क्या हमारे महान लेखक और कवि भी आते हैं? हाँ, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार बनकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज के समय में ऑडियो बुक्स, किंडल सपोर्टेड ई बुक्स के राइज ने लोगों के करियर को एक नया आयाम दिया है। हाँ, इस क्षेत्र के कुछ महान नामों से हम भी परिचित हैं। मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि भी लेखक, कवि तथा उपन्यासकार हैं। यदि आपकी रुचि हिंदी में सचमुच है तो आप हिंदी शिक्षक बनकर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। निजी और सरकारी स्थान में आप हिंदी शिक्षक बनकर भी आप अपनी हिंदी के अलग जगह रख सकते हैं। जैसे छिंदवाड़ा जिले में विनोद तिवारी तथा श्रीमती अनुराधा तिवारी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इन दोनों ने हिंदी के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया हुआ है। श्रीमान विनोद तिवारी जी राष्ट्रपति का पुरस्कार प्राप्त किया था। वहीं दूसरी ओर अनुराधा तिवारी जी एक शिक्षक के साथ साथ कवियत्री तथा लेखक भी थी। क्या कवि लेखक के अलावा भी लेखन से संबंधित कोई कार्य हो सकता है? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, स्पीच राइटर, कंटेंट राइटर, एडिटर, इंटरप्रिटेशन आर्टिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफर आदि। अच्छे प्रयास किए गए और सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार तो दिया ही जाएगा, लेकिन चूंकि प्रतियोगिता थी तो उसमें से बेस्ट प्रस्तुति जो है, उत्तम प्रस्तुति यहाँ पर निकाली गई है। तो वक्तव्य प्रतियोगिता जो थी उसमें से सबसे प्रथम स्थान पर जो है वो पारुल मालवीय 8th C से।
कहानी वाचन में फलक शर्मा 7th C से प्रथम स्थान पर और स्वरचित कविता गायन प्रतियोगिता में मानसी 11th क्लास से मानसी नौतानी। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और आगामी कार्यक्रम में इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में बहुत सारे साहित्यकार समझते हैं जो कि पुस्तकें लिखते हैं, है ना। तो उन लोगों ने बहुत प्रयास किया हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया था वो व्यवहार राजेंद्र सिंह प्रसाद ने किया था और उन्हीं के प्रयास से बाद में ये डिसाइड किया गया कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1953 मीन्स कि 1953 14 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई और आज भी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें हिंदी भाषा के संदर्भ में इतनी अमूल्य जानकारी देने के लिए। आपकी बात सुनकर तो मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम सभी की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है कि हमें लोगों में हिंदी भाषा का स्वाभिमान बढ़ाएंगे। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है, नाम नहीं है पूछना हमें आम है चूसना। अजब अनोखी प्यारी दुनिया लगती सबसे न्यारी दुनिया, इस दुनिया के खेल नवेले जीव जंतु प्यारे अलबेले। अजब गजब है रंग धरा के, अजब गजब है रंग भरा के, कैसे कैसे खेल खिलाती है, कैसे कैसे खेल खिलाती है। टीचर कहती गोल है दुनिया, टीचर कहती गोल है दुनिया, मुझको चपटी लगती दुनिया, मुझको चपटी लगती दुनिया। टीचर होती एक परी, सिखाती हमको चीज़ नई, कभी सिखाती कोई कविता, कभी सुनाती कोई कहानी, करे जब हम शैतानी कान पकड़े याद आए नानी, अच्छे काम में दे शाबाशी, टीचर बनाती हमें आत्मविश्वासी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते।
लगती जब थी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। आज के पहले आता कल, आज के बाद आता कल, करो काज और बनो सफल, मन अपना रखो निर्मल, जैसे निर्मल होता जल। याद रखो तुम यह हर पल, रहना है तुम्हें सदा अटल। रविवार का दिन है आया, खेल कूद का साथ है लाया, रख दो बस्ते उठा लो बल्ले, आज खेलेंगे खेल। पाखी बोली गुड्डा गुड्डी, पर सोनू चाहे क्रिकेट कबड्डी। दीदी कहती आँख में चोली, पर चाचा ने शतरंज बिछाई। सब में हो गई हाथापाई, ये तो समस्या विकट है भाई। तब दादा ने तरकीब सुझाई, खेल खेल में राह दिखाई। क्या लूडो क्या कैरम खो खो सब जान लगा कर खेलो, खेल में कोई बड़ा न छोटा, खेलों ने सारा संसार समेटा। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा। भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ का अभिमान है हिंदी, ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदी ही है सबसे प्यारी, सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी ही मातृभाषा हमारी, ओ हिंदी भाषा, ओ हिंदी भाषा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई आजादी थी। आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाला की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कपाड़ कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हरिओम, मेरा नाम रियांश है, मैं कक्षा पहली ब का छात्र हूँ। मेरा विषय है मेरा जिला। मेरे जिले का नाम छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। छिंदवाड़ा को कौन सिटी भी कहते हैं? मध्य देश में बहुत सारी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बुंदेली, हिंदी, मराठी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश में पूरे 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। मेरा विषय है मेरा देश और मेरा भारत।
मेरे देश का नाम भारत है। मेरे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। मेरे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह झंडा, तिरंगा, ध्वज है। मेरे भारत में कुल 29 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। देश के माथे की बिंदी है। कश्मीर से चलकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से चलकर संसद तक, संसद से चलकर सड़कों तक, हर जगह संवाद का यही एक सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 1949 यानी 1949 को भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए कई रैलियां भी निकाली गई। हिंदी भाषा के सम्मान और संरक्षण देना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। हिंदी दिवस के एक शुभ अवसर पर हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा की समृद्धि और विकास में सहयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इसे गर्व से पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हर मनुष्य मन में अनेक कल्पनाएं करता है। मानव स्वभाव के अनुरूप मैं भी कल्पना करती हूँ कि यदि मैं गुरुकुल की प्राचार्य होती तो क्या करती। मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती क्योंकि यह देश सेवा का एक उत्तम अवसर है। मैं गुरुकुल को अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श बनाने का निर्मम प्रयास करती। गुरुकुल में बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्रदान करती। नैतिक मूल्यों का विकास करती। साथ ही चाहूँगी कि गुरुकुल के अभिभावकों का गुरुकुल के अध्यापकों से निरंतर संपर्क बना रहे, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। खेलकूद योग विषय को अनिवार्य करवाती। छात्रों के पूर्ण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती तथा चरित्र निर्माण अनुशासन पर विशेष ध्यान देती। गुरुकुल को नई ऊंचाइयों के तरफ ले जाने पर तत्पर रहती। हरिओम। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 8 सितंबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अनुष्का आम्रवंशी कक्षा 9वीं से प्रथम स्थान तथा अंशिका इंगले कक्षा 12वीं से द्वितीय स्थान। भाषण प्रतियोगिता में नारायण कक्षा 12वीं से प्रथम स्थान तथा देवश्री सोनारे कक्षा 9वीं से द्वितीय स्थान। चित्रांकन से शब्दांकन प्रतियोगिता में खुशी सावनेरे कक्षा 11वीं से प्रथम स्थान, भानु प्रताप साहू कक्षा 9वीं से द्वितीय स्थान, मानसी नौतानी कक्षा 12वीं से तृतीय स्थान। एकल लोकगीत गायन प्रतियोगिता में राघव पांडे कक्षा 11वीं से प्रथम स्थान तथा श्रेया प्रजापति ने कक्षा 11वीं से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुकुल में संस्कृत दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, जिसमें पल्लवी दीदी द्वारा संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, संस्कृत में स्वागत गीत व बाल गीत और श्लोक गायन प्रस्तुत किया गया। अब समाचार खेल जगत से। गुरुकुल में 2 सितंबर को जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें चौरई, पाटूना, सौसर, अमरवाड़ा, उमरानाला आदि टीम ने भाग लिया, जिसमें अंडर 14 एवं 17 फाइनल विजेता रहे, वही अंडर 19 उप विजेता रही। संभागीय स्तरीय मैच के लिए हमारे गुरुकुल से अंडर 14 से 4 बच्चे, अंडर 17 से 5 बच्चे एवं अंडर 19 से 3 बच्चों का चयन हुआ। सभी ने गुरुकुल टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। हरिओम। गुरुकुल के समस्त स्टाफ को, यहाँ के बच्चों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन आप लोगों के बीच शुरू हुआ। बच्चों ने खुद लिखकर कविताएं सुनाई, कहानियां सुनाई, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भाषण प्रतियोगिता में जो बच्चे भाषण दे रहे थे
विषयों पर, वो बहुत अच्छा था। आप सबको बहुत बहुत बधाई। खुद के लिए आप एक बार तालियां बजाएं। ये बहुत गर्व का विषय है कि यहाँ के शिक्षक बच्चों में इस तरीके के संस्कार डाल रहे हैं। अभी जो साक्षात्कार और जो समाचार वाचन हमने सुना वो भी एक अभिनव प्रयास है। इसके लिए गुरुकुल की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह हिंदी भाषा से जुड़ेगी तो निश्चित ही हिंदी दिनों दिन उन्नति करेगी। हिंदी भाषा का वैसे भी ये स्वभाव है कि वो हर चीज़ को अपने में समेट लेती है, इसीलिए कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी उन्नति दिनों दिन होती रहती है। आज हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं और हम अब समझ भी नहीं पाते कि वो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। हमारी हिंदी ने उन्हें अपने अंदर इस तरह मिला लिया कि अब वो हिंदी के ही शब्द लगते हैं, है ना। तो ये जो हिंदी की विशेषता है कि वो चीज़ों को मिलाकर आगे बढ़ती है, मिलजुल कर आगे बढ़ती है, जो हमारे भारत की भी संस्कृति है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। हम अनेकता में एकता का देश है। कैसा देश है? और वैसी ही हमारी हिंदी है। इसमें अनेक भाषाओं के, बोलियों के शब्द आए और हमारी हिंदी समृद्ध होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और आप जैसे बच्चे जो इस तरह यहाँ कहानी पाठ, कविता पाठ, समाचार वाचन, भाषण, साक्षात्कार जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं, वो हिंदी को और भी समृद्ध बना रहे हैं। अपने अंदर ऐसी कोई हॉबी डेवलप करो जो कि जिसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं है। सोने से पहले कम से कम 2 पेज 3 पेज किसी किताब के पढ़ो, उससे जुड़ो, जिससे आप में भी विचार उत्पन्न होंगे और जैसे बच्चों ने आज प्रस्तुतियाँ दी, आप भी प्रस्तुतियाँ दे पाएंगे। धन्यवाद। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो हमारी जीवन की भाषा है, जिसे हम जीते हैं, बोलते नहीं हैं। हिंदी को जीते हो कि बोलते हो? हिंदी को जीते हो। आपसे कोई पूछे क्या बोल रहे हो, कौन सी भाषा बोल रहे हो, हमारी अपनी भाषा बोल रहे हैं। तो अपनी भाषा में जैसे शेफाली दीदी ने बताया और आपने अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं, अपने आप में बहुत सराहनीय है। इससे लग रहा है कि आप अपनी भाषा के समृद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं। तो अपनी भाषा हिंदी को कभी भी नीचे नहीं माने, ठीक है। हिंदी का हमेशा सम्मान करें। जैसे बताया गया आपको कि सत्य साहित्य का वाचन होना चाहिए। पहले भी आप लोगों से कई बार बात रखी गई है कि लाइब्रेरी में जा कर के पुस्तकें पढ़िए और उसकी लिस्ट बनाइए कि मैंने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, और उस पुस्तक में हमें क्या मिला। हमारे साहित्यकारों ने जो साहित्य लिखा है बहुत आसान भाषा में लिखा है और आप उसे पढ़िए और अपनी हिंदी को आगे बढ़ाइए। आपका हिंदी दिवस न रह करके ये आपका एक हिंदी को समृद्ध करने का प्रतिदिन का कार्य बनना चाहिए। प्रतिदिन आपका हिंदी दिवस होना चाहिए। पूरे दिन में 10 से 15 या 20 मिनट ऐसे निकालें जो हम महापुरुषों की जीवनियाँ या महापुरुषों के लिखे हुए साहित्य का वाचन करें। मंचासीन अतिथि महोदया, संचालिका महोदया, समस्त शिक्षक, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी ने आज कार्यक्रम देखा, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है संज्ञान में लेने योग्य कि जिन भी विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी वो कविता गायन जो था वो स्वरचित कविताएं थीं। यहाँ विषय या कौशल केवल कविता गायन का नहीं था, मुख्य कौशल था कि वो कविताएं बच्चों ने अपने शब्दों में स्वयं बनाई थीं। ऐसे ही जो दूसरा विषय था वक्तव्य का, बच्चों ने अपने मौलिक प्रदर्शन साथ में रखे उस विषय के साथ साथ, और अंत में जो प्रतियोगिता थी कहानी वाचन की, ये भी बच्चों की मौलिक अभिव्यक्तियाँ थीं। सभी बच्चों के प्रयास सराहनीय थे
और उन सभी शिक्षकों को बधाई जिन्होंने बच्चों को ये मंच दिया आज हिंदी दिवस के अवसर पर। मुझे गुरुकुल के प्राचार्य होने के नाते इस बात का बहुत संतोष है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर जहाँ विद्यालयों में, समाज में बच्चों का हिंदी के प्रति रुझान कम हो रहा है, वहीं हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियां मौलिक अभिव्यक्तियां लाकर हिंदी भाषा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हिंदी की पूरी टीम के लिए बहुत सारा साधुवाद और जोरदार तालियां।